मन क्रम वचन, थिंक, फील और एक्शन, तीन के माध्यम से समझना है कौन सा गत्यात्मक गति के अंतर्गत आएगा। सीधी सी बात है, ब्लूम का वर्गीकरण से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ब्लूम से जुड़ा हुआ ये क्रियात्मक आयाम गति वाले से जुड़ा हुआ है। बताइए यहां पर क्या आंसर होगा। अरे भाई, यहां पर बी विकल्प को आप ध्यान से देखिएगा। नियंत्रण का अर्थ होता है कंट्रोल और कंट्रोल का अर्थ होता है संतुलन। और मान के चलिए यदि मुझे कोई गाड़ी चलाना सीखना है या मुझे जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग लेनी है और अभी एप्लीकेशन की क्लास में और ब्लूम में मैंने यही बताया था कि टेक्सोनॉमी केवल नॉलेज के स्तर पर नहीं होती, इमोशंस के स्तर पे नहीं होती, आपको एक्शन काम करके भी देखना पड़ता है, हाथों के द्वारा, गति के द्वारा। और जब गति के द्वारा चाहे आप जिम्नास्ट का काम करें या गाड़ी चलाना सीखें, एक ऐसी स्थिति में आप जरूर प्रवेश करेंगे जब आप शरीर के अंगों को उस विषय वस्तु के साथ तालमेल के साथ संतुलन करना स्थापित कर लेंगे। तो ध्यान रखना, नियंत्रण, कंट्रोल, संतुलन जो है वो ब्लूम के वर्गीकरण के क्रियात्मक पक्ष से जुड़ा हुआ मामला है, एक्शन से। बाकी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये मूल्य की बात कर दी तो ये ब्लूम तो है लेकिन भावात्मक अफेक्टिव डोमेन से है। विश्लेषण जो है मानसिक स्तर पर है तो ये आपका संज्ञानात्मक स्तर पर है। और व्यवस्थापन को हम संगठन के नाम से जानते हैं और ये हमने कितनी बार आपसे कहा था कि ये आपका भावात्मक में आता है। तो सिंपल सा फंडा जो आपको आंसर चाहिए था, यहां पर बी विकल्प मिल गया। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपके लिए महत्वपूर्ण है, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे यहां पर, जिसका नाम एडगर डेल है और एडगर डेल ने टीएलएम का शंकु दिया था। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये साइड की जानकारी आपको पता होना चाहिए। एक साइड यहाँ पे स्लाइड लिखा हुआ है, बी में फिल्म स्ट्रिप लिखा हुआ है, सी में चार्ट पेपर है और डी में प्रोजेक्टर है। और कल ही हमने आपको बताया था कि प्रक्षेपी सामग्रियां वो सामग्रियां होती हैं, अगर एक प्रक्षेपी है तो दूसरा अप्रक्षेपी भी होगा। और प्रक्षेपी में क्या होता है कि हम विषय वस्तु को लेंस के माध्यम से या पर्दे के माध्यम से या बिजली के माध्यम से चित्र को बड़ा करके बताते हैं। जैसे मूवी हॉल में जाते हो या प्रोजेक्टर को ध्यान से देखो, बिजली का इस्तेमाल करता है और लेंस के माध्यम से इमेज को बड़ा करने का काम करेगा। तो जहां पर्दा आ जाए, जहां बिजली आ जाए, जहां प्रतिबिंब को बड़ा करने की बात करें और प्रतिबिंब सामने बात करे, चार्ट पेपर को आप ध्यान से देखो, ना तो कोई बिजली का इस्तेमाल होता है, ये सामने केवल और केवल दृश्य सामग्री है, ये आपकी प्रक्षेपी में नहीं आती। इस बात को ध्यान में रखिए। और बाकी बचे हुए सारे के सारे प्रोजेक्टर हो, फिल्म स्ट्रिप हो, स्लाइड, ये तीनों के तीनों आपके प्रक्षेपी में आएंगे। चार्ट पेपर अगर मान के चलिए ये ही मेरे पास अगर चार्ट पेपर है तो आप खुद ध्यान से देखिए, ये दृश्य सामग्री है, कोई बिजली नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई लेंस नहीं है। मेरी क्लास में यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा है, वो चीजों को बड़ा करके प्रतिबिंब बता रहा है। तो तुरंत ध्यान में रखिएगा, प्रक्षेपी सामग्री जैसे कि और भी चीजें हैं, एपिडाइस्कोप वगैरह। अगले प्रश्न पर आएंगे, अधिगम सामग्री यानी कि टीएलएम के उपयोग से संपूर्ण भारत में शैक्षिक क्रांति लाई जा सकती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा डेंजरस जो बोल रहा है कि संपूर्ण भारत में एजुकेशन के मामले में रेवोल्यूशन, यहाँ पर क्रांति लाया जा सकता है, यानी कि कोई छोटा आयोग तो है नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखते हुए चलिएगा, पहले तो इसका आंसर लगाइए कि यहाँ पर ऐसी बात आपका बी विकल्प में बताई गई है, ये आपका कोठारी आयोग। ध्यान रखना, पहले तो आप ध्यान रखना, मुदालियर आयोग कब आया? 1952 में। और मुदालियर आयोग जो था वो माध्यमिक एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड था। और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो उस वक्त चेन्नई विश्वविद्यालय या मद्रास के उप कुलपति हुआ करते थे, ये आंसर नहीं है क्योंकि माध्यमिक एजुकेशन तक ही सीमित है। और उस वक्त एक ही ऐसा आयोग था जिसने देश के मामले में राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल करा और एजुकेशन के बारे में उन्होंने ये कहा कि एक देश की, एक राष्ट्र की एजुकेशन के मामले में क्या हो सकता है। एक राष्ट्र को शिक्षा से जोड़कर शिक्षा को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा अगर किसी ने दिया
दिया तो वो आपका कोठारी आयोग ही था, ध्यान में रखना। और दौलत सिंह कोठारी 1964 से 1966 जो देश का सबसे बड़ा आयोग, जिसने 10+2+3 का फॉर्मूला के साथ साथ देश की पहली शिक्षा नीति का रास्ता प्रशस्त किया था, आप यहां पर बी लगाएं। सी नंबर पे कृष्णन कुछ नहीं है, वो राधा कृष्णन होना चाहिए था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 में आया था और राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय हायर एजुकेशन में सुधार से रिलेटेड और देश का पहला आयोग राधा कृष्णन आयोग था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और राधा कृष्णन आयोग नहीं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या यूजीसी के स्थापना की सबसे पहले सिफारिश अगर किसी ने करी थी ना तो वो राधा कृष्णन आयोग था, ध्यान में रखिएगा। ये है यूजीसी, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से जाना। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? यहां पर लिखा हुआ है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है। भाई आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा यहां पर गेस्टाल्ट का अर्थ? ध्यान से दीजिएगा। यहां पर ये लिख दिया मैंने गेस्टाल्टवाद और मैंने बगल में लिख दिया कि साहब ये तो जर्मन वर्ड है और इसका अर्थ होता है, मैंने लिख भी दिया, समग्र या पूर्ण। यहां पर ध्यान, हिंट दे दिया मैंने, ये लीजिए। अब आप लोग यहां पर सही आंसर, उत्साह नहीं, धारणा नहीं। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है समग्र पिक्चर, यानी कि स्वाभाविक है यहां पर बी आंसर आप लोग लगाइएगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर डी क्यों नहीं है? अरे अंतर्दृष्टि के लिए तो सूझबूझ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और वो आपका यहाँ पर इंसाइट मिलेगा। उसने सूझबूझ अंतर्दृष्टि नहीं बोला, उसने गेस्टाल्ट बोला है और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है। उसके अनुसार कोई भी चीज टुकड़ों में नहीं होती, समग्र जानकारी को ही हम गेस्टाल्ट के नाम से जानते हैं। संपूर्ण परिस्थितियों को एक कर देना, जैसे कोहलर ने जब अपना अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या इंसाइट सूझबूझ का सिद्धांत दिया था तो उसने साफ साफ ये बताया था कि अधूरी पिक्चर देखकर समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चे को पहले पूरा हाथी दिखाना चाहिए, बच्चे को पूरा पेड़ बताना चाहिए, क्योंकि वो वृक्ष देखता है, तना बाद में देखता है, पत्ती बाद में देखता है। तो समग्र को ही हम लोग गेस्टाल्ट के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप बी आंसर लगाएं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। 12वें नंबर के क्वेश्चंस पर आते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 12वें नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, सेशन को थोड़ा और शेयर करते हुए चलेंगे। और आपको इस प्रश्न से किस महोदय की याद आ रही होगी? गेस्टाल्ट से कोहलर का नाम तो जरूर आ रहा होगा याद, आना भी चाहिए। क्यों? कोहलर ने किस चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था? सुल्तान पे किया था। और सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको याद है उसने सूझबूझ का सिद्धांत दिया। और सूझबूझ हमेशा ध्यान रखना अचानक उत्पन्न होती है, क्योंकि सिद्धांत में अचानक शब्द के लिए इनसाइट शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इनसाइट को हम अंतर्दृष्टि के नाम से जानते हैं। इतना ध्यान में रखना आप लोग। चलिए अगले यहां पर आते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर 12वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। यहाँ पर थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत में प्रक्रिया तत्व नहीं है, क्या है यहाँ पर मामला? और 12वें नंबर का क्वेश्चंस आपको थॉर्नडाइक का नाम याद आ रहा होगा, भली भांति आप लोगों ने थॉर्नडाइक पढ़ रखा है। अरे सर, थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने प्रयास त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक तो वही व्यक्ति था जिसने कहा कि पहले एस आता है, बाद में आर आता है। एस को हम लोग उद्दीपक कहते हैं और आर को हम अनुक्रिया कहते हैं। यानी कि एस और आर में सबसे पहले एस और आर का जो अनुबंधन पेयर बनेगा उसमें एस आएगा। तो थॉर्नडाइक ने कहा था कि हम लोग गलती कर करके एरर के द्वारा सीखते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और याद करिए, पिंजड़े के अंदर बिल्ली के लिए पुनर्बलन दिया गया था, मछली प्लेट में बाहर लगाई गई थी ताकि देखा गया था कि मछली के होने से उसको कितना पुनर्बलन मिल रहा है। बाद में मछली हटाई थी तो पुनर्बलन बढ़ता है घटता है, ये भी है। और बाद
बार बार पिंजड़े से बाहर निकल के बार बार पिंजड़े से बाहर निकलकर अभ्यास, और अभ्यास के दौरान उससे क्या होगी, त्रुटि, और त्रुटि अभ्यास को ही प्रयास त्रुटि के नाम से जानते हैं, जिसको हम ट्रायल एरर, और इसी से व्यक्ति बार बार अभ्यास करके सीखता है। लेकिन अपने सीखने के क्रम में थॉर्नडाइक ने घटनाओं को सोपान या क्रम से लगाने की बात नहीं करी। श्रृंखलागत के लिए तो रॉबर्ट गैने का नाम आता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रॉबर्ट गैने ने श्रृंखलाबद्ध सिद्धांत दिया है, और ये ध्यान रखना इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम कंडीशन ऑफ लर्निंग हुआ करता था। ये लास्ट ईयर 2019 में पूछा गया प्रश्न था, यहां पर ध्यान रखना। चिंतन तो 11 वर्ष के बाद होता है, यानी कि ये विकल्प कट गया। परिकल्पना के आधार पर निगमन, ये भी 11 वर्ष के बाद होता है, ये अमूर्त से रिलेटेड है, ध्यान रखना। और ये अमूर्त वैसे दे रखा है, और प्रतिगप्ति चिंतन को हम लोग रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के नाम से जानते हैं, और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का अर्थ होता है उच्च कोटि की सोच का निर्माण करना, और उच्च कोटि 7 से 11 में नहीं आती, 11 वर्ष के बाद आता है, यानी कि ये भी नहीं है। यानी कि सीधा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। अगर शब्दों को पकड़ना जानते हैं तो प्रतिवर्तन का अर्थ होता है रिवर्स कर देना, और रिवर्स के लिए बच्चे यहां पर अंग्रेजी शब्द जरूर देखिए, वहां पर पलटा भी या विलोम शब्द लिखा होगा, जिसको विलोमीयता के नाम से जानते हैं, जहां पर 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो हैं मूर्त अवस्था में पलटा भी या प्रतिवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, तो 7 से 11 वर्ष का बच्चा बताएगा भारत की राजधानी दिल्ली है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है, यानी कि कथन को उसने पलट दिया। और कथन के पलटने का अर्थ ये है कि उसके अंदर विकेंद्रीकरण की समझ विकसित होने के कारण वो 3+4 भी कर सकता है, 4+3 भी कर सकता है, बर्फ से जल भी कर सकता है, और जल किससे आया, बर्फ भी कर सकता है। इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग रिवर्सिबिलिटी के नाम से जानेंगे।